नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान के उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत। शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी सट में। आप जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं और जीएसटी का मुद्दा अभी सबसे ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। हर जगह व्यापारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर क्या दिक्कत आ रही है? क्या आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, या जिस तरह से लागू किया जा रहा है उसको लेकर एतराज़? कोई भी बड़ा कदम कोई सरकार उठाती है या कि समाज में कोई बड़ा कदम होता है तो उस कदम के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों के मन में हो सकती है। 1954 में हिंदुस्तान में सेल्स टैक्स का कानून बना। 1954 के बाद में वैट का कानून बना और वैट के बाद हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म है और ये ऑनलाइन है। इसलिए कई लोगों के मन में अभी तक इस प्रकार के विचार है कि ऑनलाइन उनका जो अनुभव है वो अभी तक कोई अनुभव नहीं रहा है और जीएसटी के बारे में नए कानून की भी जानकारी धीरे धीरे उनको जानकारी पहुंचेगी। इसलिए कई प्रकार की भ्रांतियाँ जीएसटी को लेकर के उन लोगों के दिमाग में है। इस कारण से कुछ व्यापारी में कुछ लोगों को चिंता है। लेकिन मोटे तौर पर मैंने 2 दिन पहले राजस्थान की स्टेट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जितने भी ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स के लोग और उनके प्रतिनिधि मीटिंग में आए थे, एक भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं था जिसने जीएसटी का स्वागत नहीं किया और जीएसटी का स्वागत ही नहीं किया। उनको इस बात के लिए उत्साह था, लेकिन कुछ प्रकार की भ्रांतियां लोगों के भी दिमाग में। उनको जीएसटी को लेकर एतराज नहीं, उनका ये कहना है कि 37 बार रिटर्न भरना पड़ेगा। ऑनलाइन का आपने प्रावधान किया, मैनुअल का कोई प्रावधान नहीं है, उसमें कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं, 5 साल की सजा तक का प्रावधान है। आमतौर पर ये माना जा रहा है कि 37 रिटर्न भरनी पड़ेगी, हर महीने एक रिटर्न भरनी पड़ेगी। लेकिन एक रिटर्न के भरने के बाद जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 सिस्टम में ऑटो पॉपुलेट करेगा। आपको उसको केवल एक्सेप्ट करना है। इसे नाम की रिटर्न तो 3 हो गई एक महीने की, असल में रिटर्न आपको एक ही भरनी है और दोनों सिस्टम के जब ऑटो पॉपुलेट करेगी अपने आप दिखेगी, उसमें आपका अप्रूवल की जरूरत आपको होगी। इसलिए गिनती में वो 37 रिटर्न जरूर हो गई हैं, लेकिन वो गिनती की रिटर्न है। मोटर रिटर्न 12 है और एक 13वीं रिटर्न एनुअल रिटर्न की भरने की वो जानकार रहे हैं। जहाँ तक ऑनलाइन का ताल्लुकात है, मैं समझता हूँ अभी वैट के अंदर भी लोग ऑनलाइन के अंदर काम कर रहे थे। मैं समझता हूँ ऑनलाइन से लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होगा उतना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जितना मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होगा उतना ही करप्शन फ्री सिस्टम होगा। लेकिन जिस तरह का हमारा स्ट्रीट है, डेवलपमेंट की तरफ है, लगातार आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन 60% तो आपका अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है। ये भी एक एतराज़ है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है? जीएसटी को लेकर के जो जीएसटी के अंदर राजस्थान के अंदर 82% प्राइमरी माइग्रेशन हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान में अभी तक हुआ है 71-72%। तो जब पूरे हिंदुस्तान का एवरेज 71-72% हो, राजस्थान के अंदर 82% ज़्यादा प्राइमरी माइग्रेट जीएसटी पर कर गए हों, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं राजस्थान के अंदर आईटी का स्ट्रक्चर और जीएसटी के बारे में अवेयरनेस कितनी है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के मुकाबले राजस्थान के अंदर जीएसटी की अवेयरनेस भी ज़्यादा है और राजस्थान के हर एक कोने में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। आप देखते हैं पॉस मशीनों के द्वारा राशन का वितरण कई दिनों से कर रहे हैं। राजस्थान के गांव-गांव और कोने-कोने के अंदर आईटी का सिस्टम है। उस आईटी के सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपेरेंट सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, इसी का नाम जीएसटी है। अच्छा, कई मामले हैं जिसमें स्टेट की तरफ से विरोध हुआ। पेट्रोलियम के मामले में, अल्कोहल के मामले में, टोबैको के मामले में, मोटर व्हीकल्स के मामले में 70% तो यही माना जाता है टैक्स, जिसको आपने जीएसटी से बाहर कर दिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ स्टेट्स की रिजर्वेशन थी, हमारी भी रिजर्वेशन थी, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और पेट्रोलियम को जीएसटी में आगे पीछे लाना पड़ेगा और आगे पीछे अल्टीमेटली पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में आएंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जीएसटी के लागू करने पर कई प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों को पैदा हुई, क्योंकि सिस्टम उनके लिए नया है और नए सिस्टम के बारे में जब तक दोस्ती नहीं हो तब तो उसके बारे में डर बना रहना स्वाभाविक है। इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर रखा गया, इसी प्रकार लीकर को बाहर रखा गया है। पर मैं समझता हूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आने वाले 2-3 साल के अंदर जीएसटी की अहमियत के अंदर ला दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो जब 14% जीएसटी ला रहे थे तब बीजेपी विरोध कर रही थी। ये सिलसिला वाजपेयी जी के वक्त से चल रहा। 2000 में वाजपेयी जी ने जीएसटी प्लान किया, उसके बाद 2007 में मनमोहन सिंह लाना चाहते थे, उस वक्त आपने विरोध किया, और अब 2010 में जिस तरह से प्रोसेस शुरू हुआ और आखिरकार जीएसटी लागू हो रहा है, तो उस वक्त क्या एतराज़ थे? जीएसटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई एतराज़ नहीं रहा। उनका कहना है 14% की रेट पर जीएसटी लाना चाहते थे, तो मेरे ख्याल जीएसटी काउंसिल का गठन ही नहीं हुआ था। इसलिए रेट के आधार पर जीएसटी लाने की बात मैं समझता हूँ भ्रम पैदा करने की स्थिति है। लेकिन जीएसटी हिंदुस्तान में लागू करना, एक देश जो फेडरल है उसके अंदर लागू किसी इस प्रकार का टैक्स रिफॉर्म लागू तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सर्वसम्मति ना बना पाए। दुर्भाग्य से कांग्रेस जीएसटी के मामले में सर्वसम्मति नहीं बना पाई
भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ वो प्रयास किया और हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर में जहाँ सभी राजनीतिक पार्टी को सरकार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप के अंदर है, वहाँ पर सबके साथ में हिंदुस्तान के हितों को ध्यान में रखते हुए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी पार्टियों के बीच में जीएसटी के लिए एक समन्वय बनाया, उसके लिए कंसेंसस डेवलप की। मैं समझता हूँ कांग्रेस का आरोप मिथ्या है। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस सहमति नहीं बना पाई, उसकी वजह से वो लागू नहीं कर? निश्चित रूप से कांग्रेस ने उस प्रकार के प्रयास नहीं किए जैसे सहमति जीएसटी के बारे में पूरे हिंदुस्तान में अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, जनता में, ट्रेडर्स में और पॉलिटिकल पार्टीज में हो पाता। इसका इकट्ठा करने का प्रयास में कांग्रेस सफल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करने के साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडस्ट्री को, कॉमर्स को और जनता को साथ में लिया और इसी का परिणाम है कि हम जीएसटी को लागू करने की स्थिति में आ गए। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया, आप अपोजिशन में थे, बीजेपी अपोजिशन में थी, तब उसने सपोर्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। 14% वो लागू करना चाह रहे थे, आप 28% लागू। मैंने कहा कि 14% लागू करने की उनकी मंशा की बात तो इसलिए नहीं मानी जा सकती कि तो जीएसटी काउंसिल का गठन ही नहीं हुआ, जीएसटी के मामले में आगे बढ़े ही नहीं हम। जीएसटी के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और न कोई जीएसटी काउंसिल का गठन था। इसलिए ये कहना कि 14% पर लाना चाहते थे या 24% पर लाना चाहते थे, ये केवल कल्पना की बात है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुकात है कि हमने उसका विरोध किया या हम विरोध में थे इसलिए हमने विरोध किया, मैं कहना चाहता हूँ जीएसटी के हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इंस्पेक्टर राज का विरोध किया, जिसने लाइसेंस परमिट कोटा राज का विरोध किया और इकोनॉमी को ओपन अप करने की बात जनसंघ के जमाने से हम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि जीएसटी नाम के रिफॉर्म का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, कांग्रेस समर्थन करती थी, ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जो नई दिशा देने का प्रयास जनसंघ के जमाने से करना शुरू किया था, उसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ओपन अप हुई है और आज जीएसटी भारतीय जनता पार्टी के राज में लागू हो पा रहा है। सीधी सट जारी रहेगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर जारी रहेगी सीधी सट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीधी सट बातचीत के लिए हैं राजस्थान के उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत। शेखावत साहब, आप कह रहे थे कि लाइसेंस राज खत्म होगा। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जिस तरह का सरलीकरण वो कर रहे थे वो सरलीकरण आपने नहीं किया, उल्टा लूट का लाइसेंस मिलेगा अब लाइसेंस राज में। आप जानते हैं जीएसटी का कानून को, जीएसटी का कॉन्सेप्ट दुनिया में कोई नया नहीं है। 18वीं सदी में एक जर्मन इकोनॉमिस्ट पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव और हार्मोनाइज सेल टैक्स का सिस्टम लेके आया, जिसे हम जीएसटी के रूप में या इंटरनेशनल नेशनल वेट के रूप में देखते हैं। 18वीं सदी से लगातार इकोनॉमिस्ट इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सामने इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और 1954 में पहली बार फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया। अभी पूरी दुनिया में 160 से ज़्यादा देश है जहाँ जीएसटी लागू है। इसलिए जीएसटी के कानून के माध्यम से लूट का लाइसेंस मिल जाता है, ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कह रहे हैं तरीका गलत है आपका, तरीके को लेकर के सवाल वो भी उठा रहे हैं, व्यापारी भी उठा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बाजार बंद हो रहे हैं। और बीजेपी जो आमतौर पर ये माना जाता है कि वो ट्रेडर्स की बात सुनती रही है, व्यापारियों की बात सुनती रही है, सभी तरह के वर्गों की बात मुझे कई बार समझ में नहीं आता। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि दो प्रकार के टैक्स हुआ करते हैं। एक टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो व्यापारी है वो टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स पेयर कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। कंज्यूमर के दिए हुए टैक्स को व्यापारी कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद सरकार में डिपॉजिट करता है। ये जिस पर टैक्स लग रहा है वो आम जनता है। आम जनता के लेवल पर किसी भी प्रकार का जीएसटी का किसी भी रूप का विरोध नहीं है। जिसको जीएसटी कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद में डिपॉजिट करना है, वो केवल कलेक्ट करने और डिपॉजिट करने की प्रक्रिया उसके लिए नहीं है, इस बात को लेकर विरोध करता है। तो सब उसे लूट का परमिट करना, इंस्पेक्टर राज करना, मैं समझता हूँ ये रिग्रेसिव है और ये अनफॉर्चुनेट है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में तब्दील करेगा, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को वाइब्रेंट इकोनॉमी में तब्दील करेगा, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को वाइब्रेंट इकोनॉमी में तब्दील करेगा, इस प्रकार के ऐतिहासिक कदम जिसको दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट प्रोग्रेसिव कदम कहते हैं, उसके बारे में इस प्रकार की बात करना, उसके बारे में भ्रांतियाँ पैदा करना है। तो उस पर क्या एतराज़ था? जीएसटी तो वो भी उसी तरह से लागू करना चाह रहे थे जब आप मान रहे हैं कि पूरी दुनिया में 160 देशों में लागू है, जीएसटी के आप पैरोकार भी हैं, जीएसटी आप लागू भी कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस वाले पे क्या एतराज़? मैंने कहा ना, वो जीएसटी को हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 12वें शेड्यूल के अंदर राज्यों को कहाँ टैक्स करना है, सेंटर को कहाँ टैक्स करना है, दोनों को मिलकर के कहाँ टैक्स कर सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, इसके बारे में बड़ा साफ तौर पर। इसलिए जीएसटी जहाँ हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को यूनिफाइड इकोनॉमी में तब्दील करना चाहते हैं, वहाँ इस फेडरल स्ट्रक्चर सभी राज्यों को साथ लेकर चलना,
ये पहली ज़रूरत थी जीएसटी लागू करने के लिए। वो सारे राज्यों में सहमति नहीं बना पाए, इसलिए जीएसटी की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए और अपनी हताशा में भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान का राज था? क्या भारतीय जनता पार्टी का राज हिंदुस्तान की सारी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज था? भारतीय जनता पार्टी का राज तो कुछ उस वक्त तो बयान आ रहे थे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से जीएसटी का विरोध भी हो रहा था उस वक्त। जीएसटी का विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। कुछ राज्य जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे उनका सबसे बड़ा डर था, जैसा कि मैंने कहा कि जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और जो पहले टैक्स ओरिजिन पर लगता था, इसलिए जो स्टेट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे, जैसे गुजरात हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, कर्नाटका हो सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे, उनको ये अंदेशा था कि जीएसटी लागू होने के बाद चूंकि कंज्यूमर बेस्ड स्टेट को फायदा मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को उतना फायदा शायद नहीं मिलेगा, तो उन्हें रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, और रेवेन्यू के लॉस की भरपाई का मैकेनिज्म क्या होगा, इसके बारे में दिल्ली की सरकार कोई प्रॉमिस नहीं कर पाई थी। यही कारण था मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राज में रह के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के राज के रहे हों, या चाहे किसी और राजनीतिक पार्टी के राज के रहे हों, उनको जीएसटी के प्रति सहमत करने में कांग्रेस सफल नहीं हुई, क्योंकि उन्हें संभावित होने वाले नुकसान की भरपाई का जो मैकेनिज्म प्रॉमिस करना था दिल्ली की सरकार को, कांग्रेस वो प्रॉमिस नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हमने कंपल्सरी कहा कि 1915-16 को बेस ईयर मानते हुए यदि किसी भी राज्य को जीएसटी लागू करने के कारण किसी प्रकार का कोई करों का नुकसान होता है, उसके अगले 5 साल तक दिल्ली की सरकार 14% की कंपाउंड ग्रोथ रेट से उसकी भरपाई करेगा। ये एश्योरेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे पाई। यही कारण है कि पूरे राज्यों में इस टैक्स को लेकर जो सहमति बनी और कांग्रेस की सहमति नहीं बना पाई। अच्छा, आप जीएसटी काउंसिल के नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, आप सीधी भाषा में एक आम आदमी को किस तरह से समझाना चाहेंगे कि जीएसटी है क्या? पहले किसी भी सामान पे एक व्यक्ति कितना कर दे रहा है ये जनता को मालूम नहीं था। किसी प्रोडक्ट पर कितनी एक्साइज चली गई, किस प्रोडक्ट पर कितनी सीएसटी चली गई, ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैट के बारे में मालूम था कि वैट 8% लग रहा है या 10% लग रहा है या 6% लग रहा है। एक्साइज कितनी लग रही है उसे पता थी। एम्बेडेड टैक्स थे, टैक्स उसके सामान में लिपटा हुआ था। आज पहली बार जनता को ये पता लगेगा जीएसटी के माध्यम से कि प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कितनी है, मार्जिन कितना है और सरकार के खाते के अंदर किस प्रकार का टैक्स जाएगा। इसे एक प्रकार के ट्रांसपेरेंट टैक्स है जिससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और मोटे तौर पर इस सिद्धांत के साथ में है कि जीएसटी लागू होने से पहले जितना टैक्स का भार जनता पे पड़ रहा था उससे ज़्यादा टैक्स का भार नहीं पड़े। से इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल पर जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब किसी प्रकार के अतिरिक्त करों का बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा। बातचीत अभी जारी है, आप देखते रहिए सीधी सट। आज हमारे साथ सीधी सट में है श्री राजपाल सिंह शेखावत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट में हमारे साथ हैं राजस्थान के उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत और बातचीत हो रही है जीएसटी के मुद्दे को लेकर। शेखावत साहब, आप कह रहे थे कि आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, नुकसान नहीं होगा उसका, तो फिर कपड़ा व्यापारी क्यों विरोध कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा इस तरह का। एक सवाल ये भी आ रहा है कि राजस्थान में मार्बल के जो व्यापारी हैं उनमें एक चिंता है, मिनरल्स के जो लोग हैं उनमें एक चिंता है, ज्वेलरी का जो बिज़नेस है उनमें एक चिंता है, और हैंडीक्राफ्ट के जो लोग हैं उनमें एक चिंता है। उनको लगता है कि जो चारों जो चीज़ें हैं वो राजस्थान की पहचान है और वो भी अब जीएसटी के एक बड़े जंजाल का शिकार हो सकती है। 1947 में हिंदुस्तान को राजनीतिक आज़ादी मिली और हिंदुस्तान एक इकोनॉमी के रूप में भी लोगों पॉलिटिकल एंटिटी, एक यूनिफाइड पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में जाने लगा। लेकिन हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर होने के कारण कई राज्य रहे, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर न केवल हिंदुस्तान की इकोनॉमी रही बल्कि कई स्टेट्स की भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रही। एक स्टेट में टैक्स का स्ट्रक्चर कोई और है, दूसरे स्टेट में टैक्स का स्ट्रक्चर कोई और है। इस कारण से हिंदुस्तान के अंदर कई इकोनॉमियाँ एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करती रही। राजस्थान गुजरात से करता रहा, गुजरात कर्नाटक से करता रहा, कर्नाटक मध्य प्रदेश से करता रहा। इसलिए हिंदुस्तान एक यूनिफाइड इकोनॉमी में तब्दील नहीं हो पाया। इसलिए हमें चीज़ों को हमेशा स्टेट के प्रिज्म से देखने की आदत पड़ी हुई है। हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इसलिए नहीं बदल पाए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को यूनिफाइड इकोनॉमी में तब्दील नहीं कर पाए। और हमें यह इंटर स्टेट टैक्स वॉर चला। इंटर स्टेट टैक्स वॉर चलने के कारण हिंदुस्तान में मल्टीपल इकोनॉमीज काम करती रहीं। इसलिए हमें मोटे तौर पर हिंदुस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर को राज्य के नज़रिए से देखने की आदत पड़ गई। जीएसटी नेशनल टैक्स है। हम हिंदुस्तान को एक मार्केट बनाना चाहते हैं, इसमें एक टैक्स देना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स। और इसलिए हर एक चीज़ किसी वस्तु को स्टेट सेंट्रिक ढंग से देख करके जीएसटी लागू नहीं किया जाता। हमें नेशनल लेवल पे, पैन इंडिया के लेवल पे टैक्स स्ट्रक्चर को इवोल्यूट करके और उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। जहाँ तक हमने मार्बल व्यवसायों की बात की है, मार्बल व्यवसाय के हितों का ध्यान रखा गया है।
मैं समझता हूँ 28 पर हमने हमारे कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन जीएसटी काउंसिल के अंदर कंसेंसस से डिसीजन होता है या 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन होता है। हमने मार्बल व्यवसायियों की बात को रखा है, हमने टेक्सटाइल व्यवसायों की बात को रखा है, इसीलिए पहले जो टेक्सटाइल सेक्टर में 18% का जो जॉब पर 18% का टैक्स लग रहा था उसे घटा के 5% कर दिया गया है। जिस मार्बल के साथ में ग्रेनाइट को 12% रखा गया था, मार्बल को 28% रखा गया था, हमने कहा ग्रेनाइट और मार्बल को हमें आपस में कम्पीट कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मार्बल को ग्रेनाइट की पैरिटी पर रखा गया। राजस्थान के जेम्स और ज्वेलर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्ट्रक्चर को उनकी आशाओं के अनुकूल बनाया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक मान करके, पूरे हिंदुस्तान के मार्केट को एक मार्केट मान करके, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को यूनिफाइड और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में तब्दील करना, जिसका फायदा सभी राज्यों को मिलेगा। इसलिए नेशनल इंटरेस्ट के अंदर और नेशनल पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को देखेंगे। और हमारी जो पुरानी आदत 70 साल की पड़ी हुई है कि चीज़ों को हम स्टेट सेंट्रिक व्यूज से देखते हैं, मैं समझता हूँ स्टेट सेंट्रिक व्यूज से निकल कर नेशनल पैनोरमा में और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हम चीज़ों को देखने लगेंगे तो चीज़ें हमें ज़्यादा साफ नजर आएगी। आप कह रहे वन नेशन वन टैक्स, तो फिर ये पेट्रोल पे अलग से टैक्स क्यों, इनको आपने बाहर क्यों रखा, लीकर को आपने बाहर क्यों रखा, टोबैको को बाहर क्यों रखा, मोटर व्हीकल्स को आपने बाहर क्यों रखा? जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी की लागू करने में फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कंसेंसस बनाने की जरूरत है, और जिन किसी मामलों में कंसेंसस अभी तक नहीं बना पाए उन चीज़ों को मोटे तौर पर जीएसटी के एवरेज से भी लागू किया गया है। टैक्स स्ट्रक्चर को बदलना और टैक्स रिफॉर्म से कंटिन्यूस प्रक्रिया है, ये कोई इवेंट नहीं है। आज तक आप देख रहे थे वैट तक नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे, हर साल बजट में कहीं न कहीं किसी पर टैक्स बढ़ाया जा रहा था, कहीं टैक्स घटाया जा रहा था। इसलिए अभी जो हो रहा है वो जीएसटी के अंदर टैक्स रिजीम का बदलाव हो रहा है, ये एक टैक्स रिवोल्यूशन है। टैक्सिंग की मेथोडोलॉजी बदल रही है, टैक्सिंग की फिलॉसफी बदल रही है, लेकिन इस मेथोडोलॉजी को, डायनामिक्स को और फिलॉसफी को बदलने की प्रक्रिया के अंदर कई बदलाव आने वाले समय में करने पड़ेंगे। जैसे पेट्रोलियम, जिसमें बार बार करूँगा, पेट्रोलियम को आने वाले समय के अंदर जीएसटी में सब्ज्यूम होना पड़ेगा, पर यह एक प्रक्रिया है जो टैक्स डायनामिक्स है उसके अकॉर्डिंग और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए और भी निर्णय आगे लिए जाएंगे। अच्छा, अब जीएसटी के बाद में आपको लगता है जैसे रेल बजट की प्रासंगिकता खत्म हो गई, उस तरह से स्टेट बजट की भी प्रासंगिकता रहेगी कोई? मैं अगर ये कहूँ कि इससे केंद्र के बजट की प्रासंगिकता भी खत्म हो गई, क्योंकि अब कोई भी राज्य अकेला अपने दम पर या स्टेट अपने दम पर कोई इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को जनता पे इम्पोज नहीं कर सकता। जीएसटी काउंसिल में जब तक 3/4 मेजोरिटी नहीं हो या संपूर्ण सहमति नहीं हो तब तक जीएसटी काउंसिल में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया सकता। दिल्ली के पास में 1/3 वोट है, पूरे राज्यों के पास में मिलकर 2/3 वोट है। अगर दिल्ली चाहे और राज्य नहीं चाहे तो वो निर्णय नहीं हो सकता। सारे राज्य मिलकर जो चाहें और दिल्ली निर्णय नहीं चाहे वो निर्णय भी नहीं हो सकता। इसलिए निर्णय कौन सा होगा? ऐसा निर्णय जो दिल्ली और राज्यों की संपूर्ण सहमति हो या 3/4 सहमति हो, केवल उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार के राज्यों के हितों की चिंता आप करके कह रहे हैं कि राज्य का बजट अब कम इंपॉर्टेंट हो गया है, उसी प्रकार से दिल्ली का बजट भी कहीं न कहीं कम इंपॉर्टेंट हो गया है। सर्विस टैक्स ऐसा टैक्स था जिस पर राज्यों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, और हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी के अंदर 57% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। पूरे हिंदुस्तान में 17% की रफ्तार से सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, राजस्थान में 19% की रफ्तार से सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। जिस सेक्टर का 57% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन हो, उसमें टैक्स में हिस्सेदारी जो पहले नहीं थी आपकी, अब राज्यों को मिलने लग जाए, इसे राज्यों के हितों को गिरवी रखना कहेंगे या राज्यों के हितों का विकास कहेंगे? मैं समझता हूँ आपको लगता है राज्यों के लिए ये एक बेहतर मैं समझता हूँ जब हम हिंदुस्तान की बेहतरी की बात करते हैं राज्य उसका हिस्सा है। मैं समझता हूँ जीएसटी के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बायोमेट्रिक अर्थव्यवस्था में तब्दील होगी, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में तब्दील होगी, इसका फायदा स्टेट को मिलेगा। और राजस्थान खासतौर से जो कंज्यूमर बेस्ड स्टेट है, और ये टैक्स चूँकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये टैक्स चूँकि कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है, इसका सबसे बड़ा फायदा जिन राज्यों को मिलेगा उसमें राजस्थान का नाम होगा। बहुत बहुत आभार, आपने वक्त दिया। तो ये थे सीधी सट में आज राजस्थान के उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।